धन योग कारपोरेट जॉब फूड डिलीवरी। एक गांव में भद्रा नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो एक कारपोरेट ऑफिस में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था। अगर वो थोड़ी भी देरी करता तो ऑफिस वाले उसे माफ नहीं करते थे। बेचारा वह कितनी मेहनत करता था, उसे सैलरी भी सही समय पर नहीं मिलती थी। एक दिन जब वो ऑफिस से देरी से घर लौटा तो उसकी दादी ने कहा, ये कैसी जिंदगी है, कितना भी समझाओ तुम्हें समझ में नहीं आता। सोने जैसा भाग्य को बर्बाद करके तुम ये बेकार के काम कर रहे हो। और तो और तुम हमें परेशान करते हो, पर समय पर हमें एक निवाला भी खाना नहीं खिला पा रहे हो। इस पर भद्रा ने कहा, क्या है ये रोज रोज का बचपना, ये तुम्हारा पागलपन, तुम क्या बातें करते हो। कहती हो कि बचपन में किसी ज्योतिष ने बताया था महाराजा वाली है, और कहती हो बहुत लोग मेरा इंतजार करेंगे। क्या तुम अभी भी उसी भ्रम में जी रही हो? मैं नहीं जीऊंगा, मुझे हकीकत में जीना है, ऐसा कहा। उस पर वहीं मौजूदा उसके दादाजी ने कहा, मेरे प्यारे पोते, कोई भी काम करना महान होता है, लेकिन तुम जो काम चुनते हो सब उसी पे निर्भर होता है। उदाहरण के लिए मान लो तुम भाग्यशाली हो तो तुम भीख मांगने का पेशा चुनते हो तो तुम एक बहुत मशहूर भिखारी बन जाओगे। अगर तुम अच्छा कोई व्यापार चुनते हो तो वही होगा। और एक बात, जिस ज्योतिष ने तुम्हारा बचपन में भविष्य बताया था उनका नाम विष्णु बाबू है। अगर वो एक बार मुझसे कुछ कह दे तो वो होकर ही रहता है। उन्हें ढूंढो, शायद वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। भद्रा, अरे बाप रे, इन बुड्ढों को तो पागलपन चढ़ गया है, क्या बातें करते हैं पता नहीं। और वो वहां से चला गया। ऑफिस में भद्रा का वर्क स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था। ऊपर से घर पर बूढ़े लोगों की शिकायत भी बढ़ती जा रही थी। तब भद्रा और उसका दोस्त राजू दोनों मिलकर कई गांव घूमे, विष्णु बाबू को ढूंढा और उन्हें लेकर बूढ़े लोगों के पास आ गए। अब भद्रा ने उन लोगों से कहा, देखिए ज्योतिष बाबूजी, आप ही इन बूढ़ों को समझाइए, मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। दूसरी बात, आपने जो महाराज का योग बताया था मैं उससे पहले ही अनुभव कर रहा हूँ। महाराज योग का मतलब है कंपनी मेरा इंतजार करती है, बल्कि मैं कंपनी के लिए इंतजार करता हूँ, क्योंकि मैं फूड डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे खाना देना होता है। संचार योग, मुझे संचार योग है। सुबह उठने से लेकर रात तक मैं घूमते ही रहता हूँ। सुबह बाइक पर बैठता हूँ, रात तक नहीं उठता। अन्नदाता, आपने ये भी कहा था कि मैं बहुत से लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। हाँ, मैं ऑफिस में सभी को अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। इन्हें और क्या चाहिए, आप इन्हें ठीक से समझाइए। कहते ही ज्योतिष, तुम जो कह रहे हो वह सब ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हें विरासत में यानी दादा परदादा की ओर से बहुत सारी संपत्ति मिलनी बाकी है। वह भी तुम्हें 25 के वर्ष में मिलेगी। उस समय तुम्हें दोस्तों से थोड़ा सावधान रहना होगा। कहते ही भद्रा, वाह गुरुजी वाह, पहले आप महाराज योग कह रहे थे, अब घुमा फिरा कर सारा जिम्मा इन दो बूढ़ों पर डाल दिया। अगर ऐसा ही है तो मुझे इन बूढ़ों के माध्यम से करोड़ों रुपए मिलने चाहिए ना। अब आप ही इनसे बात कीजिए। यह कहने पर ज्योतिष बिना कुछ बोले वहां से चले गया। इस बीच 4 दिन बीत जाने के बाद रात को भद्रा के दादाजी ने उसे बुलाया। अब दादाजी ने भद्रा से कहा, देखो पोते, मैं तुम्हें बहुत पहले से एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे बचपन में जग्गू नाम का एक बहुत बड़ा चोर हुआ करता था। वह उस समय बहुत पैसे चुराता था। हालांकि गांव में सभी लोग उससे बहुत डरते थे, लेकिन वो मुझे थोड़ा पसंद करता था। एक दिन अनजाने में जग्गू और उसका गिरोह उस समय के ब्रिटिश के हाथों मारे गए। वो अपनी लूटी हुई सारी संपत्ति एक बरगद के पेड़ के नीचे छिपा कर रखे थे, लेकिन मैं बहुत डरपोक था और किसी को कुछ भी नहीं बता सका। मैंने उस बात को अपने दिमाग में छिपा कर रखी थी। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। अगर तुम उस बरगद के पेड़ को खोद दोगे तो तुम्हें गहने और बाकी सब कुछ मिल सकता है। ऐसा कहते ही यह सुनकर भद्रा को एकदम से आश्चर्य हुआ। उसने दादाजी से ठीक है ऐसा कहा और उस रात अकेले ही रात को बरगद के पेड़ के पास गया। उसने काफी देर तक खुदाई की। तो उसमें उसे एक रास्ता दिखाई दिया। जैसे ही वो उस रास्ते से अंदर गया, वहां ढेर सारा सोना और गहने थे। जितनी दौलत एक महाराज के पास होनी चाहिए थी, वहां पर सब कुछ था।
उसमें से थोड़ा सोना और गहने लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया। और चुपचाप घर आकर दादाजी को गहने दिखाए। अब भद्रा ने दादाजी से कहा, क्या है ये? यही है दादाजी जो आपको पता है? वहाँ कितना पैसा है, अगर हम सरकार को बता देंगे तो क्या होगा? इस पर बूढ़े आदमी ने कहा, देखो बेटा, इन दिनों ना तो कोई सरकार और ना कोई अच्छा आदमी है। अगर हम अच्छे लोग हैं तो इसे हम अपने हाथों से खर्चा करने पर हमें खुशी मिलेगी। अगर ये हम दूसरे के हाथों में देते हैं तो कई तरह के खतरे हो सकते हैं। भगवान ने तुम्हें ये एक मौका दिया है, ये तुम्हारे हाथों से समाज या देश की सेवा करने का अवसर है, ऐसा कहा। इस पर खूब सोचने के बाद भद्रा ने फैसला किया कि वो खुद ही संपत्ति का अच्छे से इस्तेमाल करेगा। कुछ दिनों बाद भद्रा ने गांव में एक अच्छा स्कूल बनवाया। उसका दोस्त राजू पता नहीं क्यों भद्रा के पैसा खर्चा करना देखकर उसे उस पर शक हुआ, पर भद्रा के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चला। उसने अफवाह फैला दी कि बरगद के पेड़ के रास्ते में एक बड़ा भूत है। इस अफवाह के कारण कोई भी आधी रात को उस रास्ते से नहीं जाता था। उस अफवाह की वजह से कोई भी व्यक्ति आधी रात को उस रास्ते पर से जाना ही बंद कर देते हैं। गांव वाले की परेशानी को देखकर भद्रा ने एक दूसरा रास्ता बनवाया ताकि वहां से आसानी से आ जा सके। यह देखकर गांव के सभी लोगों के मन में भद्रा के लिए बहुत सम्मान बढ़ गया। राजू को यह देखकर कुछ शक हुआ। वह सोचता रहा, यह हमसे कुछ छुपा रहा है। भद्रा की बुद्धिमानी की वजह से कहीं भी किसी भी तरह वो मिलता ही नहीं था। एक आधी रात को जब भद्रा फिर से बरगद के पेड़ की गुफा की ओर जा रहा था तो राजू उसका पीछा करते हुए वहां गया। अंदर जाकर राजू ने इतना सारा सोना देखा और चिल्लाया, ओए भद्रा, इतना सोना होते हुए तू अकेले ही खर्चा कर रहा है, मुझे बताया तक नहीं? क्या यही है हमारी दोस्ती? ऐसा कहा। उस बात पर भद्रा आश्चर्यचकित हुआ और वो अपने मन में, अरे बाप रे, ये एकदम ऐसे कैसे आ गया? कैसे भी करके इसे बेवकूफ बनाना होगा, वरना ये सभी गाँव वालों को बता देगा। कैसे भी करके इसे डराना होगा। ऐसा सोचकर भद्रा ने तुरंत राजू से कहा, अरे देखो दोस्त, ये श्रापहीन खजाना है। अगर हम इसे लेना है तो इसका कम से कम आधा हिस्सा हमें सावधानी से अच्छे कर्मों पर खर्चा करना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी मर्जी से खर्चा करते हैं। ऐसा सुना है कि इस खजाने को छोड़ने वाले चोर अब भूत बन गए हैं और हमें नोच नोच कर खा जाएंगे। अगर आधा हिस्सा बचता है तो आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा मेरा ही होगा ना? एक बार सोच लो भाई। ऐसा कहते ही यह सुनकर राजू अचानक डर गया और बोला, अरे हाँ यार, तुम बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं करते। हम बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, अस्पताल खोलेंगे, सब कुछ करेंगे। उसके बाद हम अच्छी तरह से मजा करेंगे, ठीक है ना? ऐसा कहने पर इस पर भद्रा ने खुशी खुशी सहमति दी और फिर दोनों गठरी लेकर अपने अपने घर चले गए।